यदि संविधान में कोई ऐसा कानून हो जो कहता है कि गिरफ्तार होने पर सीएम केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल जो कानून का पेट सबको सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, हमें कोई ऐसा करने से नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जस्टिस अजय रस्तोगी ने करारा जवाब दिया है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि यदि हिरासत में रहने के दौरान पद छोड़ने की बात संविधान में नहीं लिखी है तो फिर इससे पद पर बने रहने का हक तो नहीं मिल जाता। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ये सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, यदि कोई हिरासत में है तब भी अपने पद पर बना रहे। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब भाजपा समेत एक वर्ग अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहा है। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और शराब घोटाला के केस में वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 और 9 में अयोग्यता का प्रावधान है, इसमें कई बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कैदियों के लिए बने कानून में भी कई बातें कही गई हैं। इसके तहत किसी भी कैदी तक कोई दस्तावेज सीधे तौर पर नहीं जा सकता। उसे पहले जेल अधीक्षक देखेंगे और फिर उन्हें कैदी तक भेजा जाएगा। संवैधानिक पद की शपथ में गोपनीयता भी शामिल है। ऐसे में दिल्ली के कैदियों के लिए बना यह नियम अरविंद केजरीवाल को पद पर बने रहने से रोकता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे नियम हैं तो फिर ये सही समय है कि अरविंद केजरीवाल फैसला लें कि उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। आखिर इससे किसे फायदा मिलेगा? उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पर हैं जो सार्वजनिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। नैतिकता ये कहती है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप पिछले उदाहरण भी देख सकते हैं। जयललिता, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने भी रिजाइन कर दिया था। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दे ही दिया था। आप हिरासत में सीएम के तौर पर कोई फाइल मंगाकर साइन नहीं कर सकते। मेरा ये स्पष्ट मत है कि नैतिकता के मुताबिक इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई सरकारी अधिकारी यानी लोक सेवक हिरासत में 48 घंटे से अधिक रहता है तो फिर उसे निलंबित कर दिया जाता है। कोई ये नहीं देखता कि आखिर केस की मेरिट क्या है। अब आप हिरासत में हैं और भगवान ही जानता है कि आप कब तक रहेंगे। यदि हिरासत में रहने के दौरान पद छोड़ने की बात संविधान में नहीं लिखी तो पद पर बने रहने का हक भी नहीं मिल जाता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। देवेंद्र फडणवीस से तनातनी और विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज एकनाथ खड़से ने बाद में एनसीपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब लोकसभा चुनावों के ठीक पहले वे शरद पवार को झटका देकर बीजेपी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। खड़से का साथ छोड़कर जाना शरद पवार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। जलगांव से आने वाले दिग्गज नेता एकनाथ खड़से भाजपा में वापसी कर सकते हैं, जहां वे लंबे समय तक रहे थे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले राउंड में की वोटिंग से पहले ही एकनाथ खड़से भाजपा में जा सकते हैं। खड़से इन चर्चाओं को खारिज कर रहे हैं, लेकिन कयास थम नहीं रहे। सूत्रों का कहना है कि वो रविवार से ही दिल्ली में हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश में हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद वो एनसीपी शरद चंद्र पवार को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि भाजपा ने रावेर लोकसभा सीट से उनकी बहन रक्षा खड़से को उम्मीदवार बना दिया था। शरद पवार खेमे ने जब उनसे इस सीट से लड़ने को कहा तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इस फैसले के चलते ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि वो फिर से भाजपा के करीब जा रहे हैं। यही नहीं, रविवार रात को वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तब से ही चर्चा है कि वे भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। खड़से की बहन रक्षा खड़से ने भी पिछले दिनों कहा था कि उम्मीद है कि एकनाथ खड़से घर वापसी करेंगे। भाजपा नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने भी पिछले दिनों इसका संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कि वह भाजपा में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब तक एकनाथ खड़से ने खुलकर कुछ नहीं कहा। वे पिछले कुछ दिनों से मीडिया से बच रहे हैं। पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट से एकनाथ खड़से परिवार को जमीन घोटाला में भी राहत मिली है। अदालत ने एकनाथ खड़से, उनकी पत्नी और बहू को जमानत दे दी है। दरअसल एकनाथ खड़से भाजपा के पुराने नेताओं में से एक थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से उनके मतभेद थे। कहा जाता है कि इन्हीं मतभेदों के चलते उन्होंने भाजपा से अलगाव कर लिया था। गिरीश महाजन से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं बताए जाते। एनसीपी में जाने के बाद शरद पवार ने उन्हें विधान परिषद सदस्य बना दिया था। यहां तक कि जब अजीत पवार ने बगावत की तब भी एकनाथ खड़से सीनियर पवार के साथ ही रह रहे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
आतिशी मार्लेना ने जब ऐलान किया था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बड़ा खुलासा करेंगी, इसके साथ जो पोस्टर आतिशी ने जारी किया था उसमें न तो आम आदमी पार्टी का जिक्र था और न ही उसमें अरविंद केजरीवाल की। आतिशी ने ये ऐलान भी तब किया था कि जब केजरीवाल ने ईडी को कहा कि विजय नायर को वे ठीक से जानते भी नहीं हैं। वह तो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज की रिपोर्ट करता था, यानी वो उनका बंदा था। कोर्ट में ईडी की तरफ से दी गई इस जानकारी के बाद सौरभ और आतिशी दोनों ही हैरान हो गए। लेकिन पहले आतिशी और फिर सौरभ जब मीडिया के सामने आए तो तस्वीर बदल चुकी थी। आतिशी ने बड़ा खुलासा के नाम पर कहा कि बीजेपी ने मेरे करीब के मार्फत संपर्क किया और पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया, नहीं तो 4 लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। धमकी आतिशी, सौरभ और राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को दी गई। हालांकि आतिशी इस तरह की कहानी कई बार सुना चुकी हैं, कभी विधायकों को लेकर, कभी किसी और बात को लेकर। सौरभ तो आतिशी से भी आगे निकल गए। उन्होंने तो रामलीला मैदान में पिटी हुई इंडी की रैली को अभूतपूर्व बता दिया। अब सवाल ये है कि आखिर विजय नायर को लेकर क्या आतिशी और सौरभ ने केजरीवाल की बातों को स्वीकार कर लिया? क्या विजय नायर इन दोनों को ही रिपोर्ट करता था, जिसने कैलाश गहलोत के आवंटित बंगले में बैठकर शराब नीति को तैयार किया था? ये वही विजय नायर है जिसने करीब 10 बार साउथ लॉबी के साथ शराब नीति को लेकर रिश्वत तक के लिए 10 बैठकें की। ईडी के पास इसके सबूत हैं। अगर हाँ तो फिर आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को ईडी से कोई नहीं बचा सकता। रही बात राघव चड्ढा की, तो उन्होंने दिल्ली वाली शराब नीति को ही पंजाब में लागू करवा दी और दुर्गेश पाठक तो सीबीआई को तब मिला था जब उसकी टीम विजय नायर के घर छापा मारने गई थी। इसलिए ये दोनों नेता तो पहले से ही ईडी के निशाने पर हैं। और अगर केजरीवाल के लगाए गए आरोप गलत हैं तो साफ है कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज दोनों की कमजोर नसें केजरीवाल के कब्जे में हैं। इसलिए दोनों इस मामले पर कुछ बोलने की जगह दूसरी तीसरी कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ ये जा नहीं सकते और अगर गए तो केजरीवाल इनके साथ कोई ना कोई खेला कर देंगे। यही वजह है कि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ने आतिशी को बेवकूफ बना दिया। मंगलवार को एक वीडियो स्टेटमेंट में सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर किसी ने भी आपको बेवकूफ नहीं बनाया। उन्होंने उनसे पहले कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। सिरसा का कहना है कि आतिशी दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को उनके नाम दिए तो उन्हें लगा कि अगला नंबर उनका है, क्योंकि केजरीवाल ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने आतिशी से उनके उस करीबी सहयोगी का नाम बताने को कहा जिसको लेकर उन्होंने दावा किया उन्हें बीजेपी से धमकी मिली है। सिरसा ने कहा कि आतिशी का दावा है कि उन्हें एक मैसेज मिला है, उन्हें अपने करीबी सहयोगी का नाम बताना चाहिए ताकि उसे गिरफ्तार कर सके। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी उनके जैसे भ्रष्ट नेता को कभी शामिल नहीं करेगी, वो अपने सहयोगी को इसकी जानकारी दे सकती हैं। सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी आतिशी जैसे भ्रष्ट नेता को अपनी पार्टी में नहीं लेगी और यहां तक कि उन्हें अपने ऑफिस के बाहर तक चलने की इजाजत नहीं देगी। आम आदमी पार्टी में सत्ता को लेकर जारी संघर्ष का संकेत देखते हुए सिरसा ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, वे उन्हें जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए वे डरे हुए हैं। केजरीवाल ने ईडी के सामने जो खुलासे किए उसे लेकर सिरसा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो शराब नीति के तहत सारे काम करता रहा, एक और सरकारी बंगले में रह रहा था और आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था, अब उन्हें पता चल गया कि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। इसके अलावा पैसों के लेन देन में आतिशी के परिवार का भी जिक्र किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला के किंगपिन आखिरकार तिहाड़ जेल भेज दिए गए। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड अवधि बढ़ाने की कोई मांग नहीं की तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। लेकिन ईडी ने कोर्ट को यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल को फिर से रिमांड पर लेगी। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि पूरा होने पर आज अदालत में उन्हें पेश किया गया। ईडी ने स्पेशल जज कावेरी बवेजा की अदालत में केजरीवाल की ईडी हिरासत में भेजे जाने की अपील की। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। ईडी ने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, उनसे दस्तावेजों की तस्दीक कराई है, वे जानबूझकर भटका रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा जाए और जब दोबारा जरूरत होगी तो उनकी रिमांड मांगी जाएगी। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एएसजी राजू ने कहा कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं।
केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, आतिशी को करता था। आतिशी का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया। दरअसल ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च की रात को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट रूम में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। ताजा राजनीति में लॉन्च हुई अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा मंत्री गोपाल राय आतिशी के अदालत में मौजूद रहने पर अदालत के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अर्जी देते हुए दवाएं, किताबें साथ ले जाने की अपील की। उन्होंने जेल में पढ़ने के लिए रामायण, गीता जैसी किताबें मांगी। मनीष सिसोदिया ने भी तिहाड़ में पढ़ने के लिए गीता और रामायण की डिमांड कोर्ट से की थी। केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद हर दिन सुनीता केजरीवाल के उनसे मिलने का सिलसिला भी थम गया। अब सुनीता केजरीवाल की मुलाकात जेल के नियमों के आधार पर हो सकेगी। तिहाड़ में केजरीवाल के लिए पहले से ही इंतजाम किए जा चुके हैं, क्योंकि जेल अधिकारियों को भरोसा था कि केजरीवाल का अगला ठिकाना तिहाड़ ही बनेगा। केजरीवाल तिहाड़ जाने से शायद सबसे ज्यादा खुशी सुकेश चंद्रशेखर को होगी, जिसने केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद एक पत्र भी लिखा था और कहा था कि तिहाड़ क्लब में स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल की रिमांड न बढ़ाकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। ईडी ने कोर्ट से कहा, जरूरत होगी तो बाद में फिर रिमांड लेंगे। ईडी ने दावा किया, दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मामले में मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति से अर्जित किए गए पैसे का आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया है। ईडी ने गोवा भेजे गए 45 करोड़ के मनी ट्रेल का पूरा पता लगा लिया और सारे सबूत जुटा लिए हैं। इसलिए केजरीवाल के साथ अब आम आदमी पार्टी पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि उसी ने अपराध से अर्जित आय के मजे लिए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ इन आरोपों को सिरे से नकारा, बल्कि एक रटा रटाया जवाब भी दिया। केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ईडी का सहारा ले रही है। हालांकि ये तथ्य है कि केजरीवाल की सियासी हैसियत इतनी नहीं कि वे पीएम मोदी या बीजेपी के सामने कोई चुनौती पेश कर सकें, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा ही मानकर चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में रिश्वत की रकम के गोवा कनेक्शन का खुलासा हो गया। आयकर विभाग और सीबीआई की जांच ने भी ईडी की तरफ से लगाए गए आरोपों की पुष्टि कर दी। शराब घोटाला की रकम में से आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में खर्च किए थे। ईडी के दावों और सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की गई पुष्टि के बाद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी दोनों पर शिकंजा कस सकते हैं। ईडी इस मामले में हवाला ऑपरेटर्स और अंगड़ियाओं का नेटवर्क भी जांच रही है। ईडी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और साथ ही दावा किया कि इन रिश्वत के फंड की कथित हेराफेरी में उनकी पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 45 करोड़ रुपए की रिश्वत के मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए ईडी ने 5 अंगड़िया फर्म संचालकों के बयान भी दर्ज किए हैं। इस मामले में गिरफ्तार 16 प्रमुख व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के समक्ष ईडी द्वारा साझा की गई जांच के विवरण के अनुसार आम आदमी पार्टी ने चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की 2021-22 के गोवा में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सेवा ली। जांच में पाया गया कि कई विक्रेताओं को आंशिक नकद बिल भुगतान किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि ऐसी ही एक कंपनी के कर्मचारी ने ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें ये कहा गया कि उसे मुंबई में एक अंगड़िया ऑपरेटर से हवाला के माध्यम से 6,29,000 रुपए का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने उक्त अंगड़िया संचालक आर कांतिलाल के एक कर्मचारी का बयान दर्ज किया, जिसमें पाया गया कि आयकर विभाग ने जनवरी 2022 में गोवा ऑफिस पर छापा मारा था। ईडी के द्वारा आयकर विभाग से संपर्क किया गया और इस अंगड़िया फॉर्म का डेटा जुटाया गया। ईडी के विश्लेषण से पता चला हवाला के माध्यम से लगभग 45 करोड़ रुपए गोवा में स्थानांतरित किए गए। कोर्ट में पेश दस्तावेज में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इस हवाला सौदे की जांच सीबीआई ने भी की और इसकी पुष्टि की गई। अंगड़िया हवाला जैसी अनौपचारिक कुरियर और बैंक सेवाएं हैं और इनका उपयोग विशेष रूप से हीरा और आभूषण के व्यवसायियों द्वारा सरकारी करों और कर्तव्यों से बचने के लिए बड़ी नकद राशि में अन्य कीमती सामान स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये मामला भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी को एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में पेश करने के लिए गढ़ा गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मामले में शामिल अन्य लोगों जैसे मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा
औरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी के बयान केजरीवाल को फंसाने की आगामी आम चुनाव में उनकी भागीदारी को रोकने के लिए बदल दिए गए थे। असल में मकुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और शरत रेड्डी के बयानों और खुलासों से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबत कई गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि हाईकोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसकी तुलना जयचंदू से की है। बेचैनी में उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं और ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने केजरीवाल के एप्पल फ़ोन को अनलॉक करने के लिए कंपनी को एक पत्र लिखा है। एजेंसी ने जब 4 एप्पल फ़ोन को अनलॉक करने की मदद मांगी है। माना जा रहा है कि इस 4 फ़ोन में अरविंद केजरीवाल की सारी हेराफेरी के सबूत हैं और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए शराब घोटाला गले की हड्डी बन गया है। हालात ये होने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी पाई पाई को मोहताज हो जाएगी, क्योंकि ईडी पार्टी के बैंक खातों का PMLE के तहत कुर्क करने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता इस पूरे मामले में पहले से जेल में हैं, लेकिन अब ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत आम आदमी पार्टी को ही मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की इस तरह की कार्यवाही से एजेंसी के लिए आम आदमी पार्टी के खातों और संपत्तियों को कुर्क करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी के भी बैंक खाते सीज किए जा सकते हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में कारण अलग अलग हैं। आयकर विभाग ने जहां कांग्रेस के वित्तीय प्रबंधन में कथित विसंगतियां पाने के बाद उसका खाता सीज किया, जबकि ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी PMLA के तहत एक आरोपी है और ऐसे में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कदम उठाते हुए एजेंसी उसकी संपत्ति और खातों को अटैच कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी इंडी गठबंधन के 2 बड़े दलों को पैसों की तंगी से जूझना पड़ सकता है। ईडी ने ग्राउंड फॉर अरेस्ट रिपोर्ट और रिमांड एप्लीकेशन में अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता और किंगपिन के रूप में नामित किया है। मामले की जांच में शामिल एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने बताया कि ईडी मई तक आरोप पत्र दाखिल कर सकता है, जिसमें केजरीवाल और BRS नेता की कविता के अलावा 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि ईडी ने 5 हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से दिल्ली से गोवा तक 45 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की कड़ियों को जोड़ लिया है। इनके बयान दर्ज करने के साथ ही उनकी जांच भी कर ली गई है। एजेंसी की GFA रिपोर्ट और रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी पर कथित अपराध की आय से गोवा में अपने चुनावी अभियान की फंडिंग का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय के पास हवाला ऑपरेटर्स और स्थानीय कारोबारियों के बीच हुई चैट और मैसेजेस की डिटेल्स भी हैं, जिन्होंने कथित तौर पर गोवा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के लिए पेमेंट प्राप्त किया था। ईडी अधिकारी ने कहा कि उनके बीच बातचीत की डिटेल से पता चलता है कि पैसा हवाला चैनल्स के जरिए दिल्ली से गोवा तक कैसे पहुंचा। यहाँ कुछ पेमेंट्स नकद और कुछ चेक्स के रूप में किया गया था। हम गिरफ्तारी के लिए आधार और रिमांड आवेदन में इसकी पूरी डिटेल दी है। आरोप पत्र के साथ और भी सबूत एवं दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे। ईडी के एक वरिष्ठ वकील का कहना है कि ईडी तय कानून अनुसार अपराध की आय को अटैच कर सकता है। जांच से पता चला कि गोवा में चुनाव प्रचारक और अन्य राजनीतिक गतिविधियों से फंडिंग के इस्तेमाल किया गया था और पैसा शराब नीति घोटाले से आया था। पिछले 2 वर्षों से जांच चल रही है। ये भी स्थापित किया है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नीति निर्माण और संबंधित इकाइयां PMLA के तहत आती हैं। ये संज्ञेय अपराध हैं। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि PMLA की धारा 70(1) के तहत जिस पार्टी ने अपराध की आय का आनंद लिया या इस्तेमाल किया, उसकी संपत्ति PMLA की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इस अधिनियम के उल्लंघन का दोषी माने जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दंडित किया जाएगा। Bureau Report, News of India.